Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 31st of our module, Global Marketing. Today's lecture will be revision of some topics जो कि हमने discuss किए throughout our course. हम कोई new topic अपने आज के lecture में discuss नहीं करेंगे. हमारा revision का लेक्चर भी 2 लेक्चर्स पे कंसिस्ट होगा. हमारा रिवीजन का टॉपिक हाफ ऑफ द लेक्चर्स हम आज डिस्कस करेंगे, अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे 31st लेक्चर में, एंड हाफ ऑफ द लेक्चर्स विल बी डिस्कस्ड विल बी डिस्कस्ड इन 32nd लेक्चर जो कि कमिंग लेक्चर है हमारा. हमने अपना ये मॉड्यूल स्टार्ट किया था विद चैप्टर नंबर 1 दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग. हमने इस चैप्टर में सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस की. हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था अपने ग्लोबल मार्केटिंग के मॉड्यूल का कि ग्लोबल मार्केटिंग होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड सेवरल थिंग्स हमने इससे रिलेटेड डिस्कस की थी. चैप्टर आउटलाइन हमारी थी जो कि हमने डिस्कस की अपने इस चैप्टर में. इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग वाज इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग, हमने वो डिस्कस किया. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग पे काफ़ी बात हुई कि वाई कंपनीज सी ग्लोबल मार्केट्स, इस पे बात की थी हमने अगर आपको याद हो. वाई स्टडी ग्लोबल मार्केटिंग, क्यों पढ़नी चाहिए, हमने इस पे भी डिटेल में डिस्कशन की थी. अ नीड फॉर ग्लोबल माइंडसेट, क्यों और कैसे, हमने इस पे भी बात की थी. देन हमने डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन की थी जिसमें हमने डोमेस्टिक मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, मल्टीनेशनल मार्केटिंग, पैन रीजनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग पे इलेबोरेटली डिस्कस किया था. एंड वाई स्टडी ग्लोबल मार्केटिंग, इस पे भी बात हुई थी. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस बुक, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस मॉड्यूल, इस पे भी हमने डिटेल में बात की थी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने अचीव करने थे इसकी इंट्रोडक्शन की डिस्कशन में, इस मॉड्यूल की डिस्कशन में वर कि इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप इस काबिल आई होप के हो गए थे कि आप डिस्क्राइब कर सकते थे डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग को, एंड आप एक्सप्लेन कर सकते थे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग को. आपको याद होगा हमने सेवरल मार्केट्स के बारे में, जब हमने डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग की बात की थी तो हमने बात की थी जिसमें डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात हुई थी. डोमेस्टिक मार्केटिंग की अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने उसमें बात की थी कि आप सिंगल मार्केट में अगर काम करते हैं, आप होम कंट्री में सिर्फ काम करते हैं, अपना वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वहां पे कस्टमर को सर्व करते हैं, तो इस टाइप ऑफ मार्केटिंग को हम डोमेस्टिक मार्केटिंग कहते हैं. इस टाइप ऑफ मार्केटिंग में आप एक सेट ऑफ कंपेटिटर्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अदर मार्केटिंग वेरिएबल्स को फेस कर रहे होते हैं. कल्चरल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे वेरिएबल आपके लिए डिफरेंट नहीं होते, आपके लिए सिर्फ एक ही काइंड के होते हैं. आपके कस्टमर भी एक काइंड का होता है, नेशनल कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर्स नहीं होते. ऑल्दो कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को आप उस पे कोशिश कर सकते हैं उनको सर्व किया जाए. ये डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात हमने की थी.
देन आपको याद होगा हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल मार्केटिंग में एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात की थी कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग तब होती है जब हम अपनी प्रोडक्ट्स आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केटिंग डोमेस्टिक बेस पे उसको ऑपरेशंस करते हुए फिजिकली शिप करता है किसी और कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फिजिकली शिप करता है, वहां पे सेल करता है। ऑपरेशन डोमेस्टिक होते हैं, प्रोडक्ट अपना किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट मार्केटिंग के थ्रू वो अपना सेल करता है। अब इसमें चैलेंज क्या है? एक्सपोर्ट मार्केटिंग में चैलेंज ये था कि आपको थ्रू रिसर्च एप्रोप्रिएट मार्केट सिलेक्ट करनी है, आपको डिसाइड करना है अबाउट इट, एंड उन कंट्रीज को डिसाइड करना है कि हम किस कंट्री को टारगेट करें, और समटाइम्स नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आपको लानी पड़ती हैं अपनी प्रोडक्ट में, चेंजिंग्स लानी पड़ती हैं अपनी प्रोडक्ट में। अब एक्सपोर्ट मार्केटिंग का कंसर्न ज्यादातर इसका एम्फसिस मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड अपने एक्सपोर्ट के ऑपरेशंस को रन करना जो कि प्रॉफिटेबल हो, इस पे फोकस होता है सारा। अब चूंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, ये मेन फोकस होता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, सो आपको सम काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको याद होगा हमने जो स्किल्स डिस्कस किए थे उसमें शिपिंग का नॉलेज, लॉजिस्टिक का नॉलेज, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। दो के एक्सपोर्ट मार्केटिंग लुक्स वेरी सिंपल बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। और बहुत सारी ग्लोबल फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स वो यूजुअली एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ही ऊपर एम्फसिस करती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमने बात की थी कि एक कंपनी जो कि प्रैक्टिस करती है इंटरनेशनल मार्केटिंग वो बियॉन्ड एक्सपोर्टिंग जाती है और लोकल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से बढ़ के इन्वॉल्व होती है किसी भी कंट्री में। इंटरनेशनल फर्म्स जो होती हैं वो लाइकली उनकी अपनी सेल्स, अपनी सब्सिडरीज होती हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, डेवलप करती हैं एंटायर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉरेन मार्केट्स में। हमने ये सारा डिस्कस किया था। अब ये अंडरस्टैंड करना इनके लिए बहुत जरूरी होता है कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, इसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट उस कंट्री का जिसमें ये अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर आपकी जॉब ये होती है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे उन कंट्रीज के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें जिसमें आप परफॉर्म करेंगे। देन हमने मल्टीनेशनल मार्केटिंग की बात की। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, सर्विसेज परफॉर्म कर रही होती हैं, बट हर कंट्री जिसमें वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं उस कंट्री को अपनी डोमेस्टिक मार्केट के तौर पे कंसिडर करती हैं। मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकी होती है। एक तो ये ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केटिंग के भी इसको बेनिफिट मिलते हैं और डोमेस्टिक मार्केटिंग के भी ये बेनिफिट को रीप कर रहा होता है। देन पैन रीजनल मार्केटिंग, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इंडिविजुअल कंट्री एज योर मार्केट, आप सेवरल कंट्रीज को मिलाकर रीजन को कंसिडर करते हैं एज मार्केट और अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। जैसे मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका ने, यूएसए ने नाफ्टा का रीजन एक बनाया हुआ है। देन ग्लोबल मार्केटिंग वाज द लास्ट जिसको हमने डिस्कस किया था, जहां पे सिंगल स्ट्रेटजी आप प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी की बनाते हैं फॉर एंटायर ग्लोबल मार्केट। आप पूरे ग्लोब को अपनी मार्केट समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, और बात की थी कि क्यों कंपनीज ग्लोबल जाना चाहती हैं। देन हमने ये भी बात की थी कि व्हाई शुड वी स्टडी ग्लोबल मार्केटिंग, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ग्लोबल जा रही हैं टुडे ड्यू टू एडवेंट ऑफ इंटरनेट। डिफरेंसेस कोई नहीं है, बाउंड्रीज कोई नहीं है, कल्चर सेम होता जा रहा है। सो आपको अंडरस्टैंड करना है ये ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करनी है। इसके बारे में बात की थी हमने। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो था दैट वाज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी। ये चैप्टर नंबर 2 था, 2 लेक्चर्स पे कंसिडर्ड था, 2 लेक्चर पे कंसिस्टेड था। ए बी पार्ट थे, हमने 2 पार्ट 2 डिफरेंट लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे। ग्लोबल इकोनॉमी में हमने सेवरल
कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड का था, उसका ओवरव्यू हमने लिया। हमने इसमें इंटरनेशनल डिपेंडेंस ऑफ नेशंस को डिटेल में डिस्कस किया था एंड द ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से हमने इस पर डिस्कशन की थी, आपको याद होगा। बेसिक थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हमने इन डिटेल डिस्कस की थी, जिसमें एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरीज थी। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, हमने इसके बारे में बात की थी इन डिटेल। थोड़ा सा आज भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो की टॉपिक्स हम उस पे किसी भी चैप्टर में से एक एक टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे हमने बात की थी, अगर आपको याद हो। एक्सचेंज रेट्स पे बात हुई थी और इसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है एंड काजेस क्या है एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स के एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जो होता है उसकी मूवमेंट होती है, उसकी क्या वजूहात है। मार्केट लिमिटेशंस की भी इस पे बात हुई थी। देन इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसमें हमने IMF के बारे में बात की थी, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। गैट के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हुई थी। G8 के बारे में बात हुई, ग्रुप ऑफ 8 के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में भी थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो। देन हमने प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर डिटेल में बात की थी, जिसमें हमने टैरिफ्स, कोटास और ऑर्डरली मार्केटिंग अरेंजमेंट्स एंड वॉलंटरली एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पे डिटेल में हमने बात की थी। फॉर्मल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स पे भी बात हुई थी। देन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट के बारे में हमने डिस्कशन की थी एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई थी। देन हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज मींस ऑफ प्रमोटिंग ट्रेड के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने फ्री ट्रेड एरियाज को डिस्कस किया, कस्टम यूनियंस को डिस्कस किया, कॉमन मार्केट्स को डिस्कस किया एंड मॉनेटरी यूनियंस को डिस्कस किया था। एट द एंड ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी हमने देखी थी कि आजकल ग्लोबल लेवल पे क्या इकोनॉमी जा रही है, क्या सूरत हाल है इकोनॉमी की। आज दुनिया में चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, बाय 2020 इट इज प्रेडिक्टेड दैट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। USA नंबर 1 पे है, चाइना इस वक्त नंबर 2 पे है और बहुत सारे यूरोपियंस चाइना से पीछे हैं। सो इस पे डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमने कहा था कि आप इस चैप्टर को ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी करने के बाद अचीव करेंगे, वो क्या थे? वो ये थे कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि डिस्टिंग्विश कर सके अमंग द बेसिक थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बेसिक थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी क्या है, तीनों किस तरह इंपॉर्टेंट है, क्यों डिफरेंट है। इस पे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आई बिलीव कि आप कैपेबल इतने होंगे कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें के डिफरेंट थ्योरीज में। You should be able to explain and list the principal parts of the balance of payment statement। वो क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने कहा था कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिस्क्राइब कर सकेंगे कि हाउ एंड व्हाई एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट, एक्सचेंज रेट्स कैसे ऊपर नीचे होता है, कैसे फ्लक्चुएट करता है, कैसे चेंज होता है। एंड हमने इस पे बात की थी कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि लिस्ट कर सकें और डिस्क्राइब कर सकें मेजर एजेंसीज जो कि प्रमोट करती हैं वर्ल्ड ट्रेड, वो कौन सी एजेंसीज हैं। एंड आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि डिस्क्राइब कर सके कॉमन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और उनका इम्पैक्ट क्या है इंटरनेशनल मार्केट्स पे। एंड यू शुड बी एबल टू कंपेयर द 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की 4 डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, इस चैप्टर में हमने बात की थी। आपको याद होगा इस चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे सेवरल कॉन्सेप्ट्स को, तो हमने बात की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंपैटिटिव एडवांटेज की थ्योरीज के बारे में। और एब्सोल्यूट एडवांटेज को डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि
बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्राइमरीली डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, जिसमें प्रोडक्टिविटी डिफरेंस रैंक हाईएस्ट ऑन द लिस्ट, कितनी प्रोडक्टिविटी किसी चीज़ की है। इसके अलावा हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की थी और देन हमने कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की थी, इन डिटेल हमने इस पे बात की थी। प्रोटेक्शनिज्म में हमने बात की थी कि टैरिफ्स होते हैं। टैरिफ्स क्या था कि ये टैक्सेस हैं उन प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे लगाए जाते हैं जो कि किसी भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बाउंड्री के पार जाते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से इंडिया में अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करना है तो उस पर टैरिफ्स लगेंगे। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे लग सकते हैं और गुड्स पे जो कि किसी एक कंट्री से होता हुआ किसी दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। जैसे कि इंडिया से अगर प्रोडक्ट को मूव करना है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान से होके अगर जाएगी तो वो टैरिफ्स उन्हें पे करने पड़ेंगे। देन हमने कोटास की बात की थी। कोटास में हमने कहा था कि आप लिमिट कर देते हैं कि कितनी गुड्स आपके कंट्री में सेल की जा सकती हैं, आपके कंट्री में ट्रांसफर की जा सकती हैं, आप लिमिट कर देते हैं। उससे ज़्यादा अगर इंपोर्ट होंगी गुड्स तो आप इंपोर्ट नहीं होने देते, आप रिटर्न कर देते हैं। देन हमने ऑर्डरली मार्केटिंग अरेंजमेंट एंड वॉलंटरीली एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की थी। ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंट्रीज टू शेयर मार्केट्स बाय लिमिटिंग फॉरेन एक्सपोर्ट्स सेल्स। देन हमने फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात की थी, जिसमें बहुत सारे चार्जेस इंक्लूडेड थे, रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि सरचार्ज एट बॉर्डर क्रॉसिंग, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडीज, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन, साइज एंड वेट रिक्वायरमेंट्स, ये सारी इंक्लूडेड थी जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप उस कंट्री में मूव कर सकते हैं वो प्रोडक्ट। यानी गैट पे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हमने बात की थी। ये इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए बैरियर्स को टुवर्ड्स ट्रेड। देन हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हुए फ्री ट्रेड एरियाज के ऊपर बात की थी कि फ्री ट्रेड एरियाज ये वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसमें नाफ्टा जो सबसे फेमस है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडेड है। अब फ्री ट्रेड एरिया में होता क्या है, विद इन फ्री ट्रेड एरिया जो कंट्रीज एंड नेशंस हैं वो एग्री करती हैं कि वहां पे ट्रेड बैरियर्स अमंग देमसेल्फ नहीं होंगी, टैरिफ्स, कोटास वगैरह नहीं होगा। लेकिन हर नेशन जो कि उस फ्री ट्रेड एरिया के एग्रीमेंट का पार्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टू डू ट्रेड विद एनी नॉन मेंबर कंट्री जो कि आउटसाइड द ग्रुप है। अब इस तरह के जो फ्री ट्रेड एरियाज हैं यूजुअली ये परमिट नहीं करते फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेबर कैपिटल को अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। वो लेबर की मूवमेंट और पैसे की मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। दूसरी एक प्रॉब्लम यह कि हर कंट्री ऑटोनोमस होता है तो उनके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में फ्री ट्रेड एरिया इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके साथ हमने कस्टम यूनियन की बात की थी कि कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड एरिया के सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन उसमें एक एडेड फीचर ये होता है कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ट्रेड बैरियर फॉर द मेंबर नेशंस होती हैं। अब इंडिविजुअल जो कंट्रीज है इनके पास आउटसाइड द ग्रुप जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिपेंडेंटली ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एक पॉलिसी मेकिंग के लिए सुप्रा नेशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी होती है जो कि डिसाइड करती है अबाउट दीज मैटर्स। ये कस्टम यूनियंस में हमने बात की थी। कॉमन मार्केट्स में कस्टम यूनियंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन या वो मेंबर कंट्रीज फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज को परमिट करते हैं, जैसे कि लेबर कैपिटल वगैरह अमंग द कंट्रीज। लोग इधर उधर जा सकते हैं, लेबर जा सकती है, कैपिटल भी जा सकता है। सबसे फेमस एग्जांपल कस्टम यूनियन की यूरोपियन यूनियन है। मॉनेटरी यूनियन देन जिसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज ऑन मॉनेटरी यूनियन फोर्थ फॉर्म है, उसकी हाईएस्ट है।
इसमें आपकी अपनी करेंसी भी नहीं होती, सारी सब मेंबर्स की करेंसी एक ही होती है, और एक सुपर नेशनल सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट कर रहा होता है। ये हमने डिस्कस किया था अपने ग्लोबल इकोनॉमी में चैप्टर में, कुछ सैलिएंट टॉपिक्स थे। देन हमारा थर्ड चैप्टर जो था, इट वाज अबाउट कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस। हमने इस चैप्टर में सेवरल टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें हमने सबसे पहले डिफाइन किया कल्चर को। हमने डिस्कस किया कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है मार्केटिंग पे, क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है कल्चर, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केटिंग को। देन हमने डिस्कस किया कि कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं कल्चर के इन्फ्लुएंस को। हमने इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस किया वो रिलीजन का था। हमने बात की कि कैसे वेस्टर्न रिलीजन है, कैसे वो इफेक्ट करता है मार्केटिंग ऑपरेशंस को, मार्केटिंग वेस्टर्न रिलीजन में कैसे इन्फ्लुएंस करती है। इसके साथ साथ हमने मार्केटिंग एंड इस्लाम पे डिस्कशन की, एंड देन मार्केटिंग एंड ईस्टर्न रिलीजन पे हमने इलेबोरेटली हमने इस पे बात की थी। देन हमने फैमिली पे डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो हमने बात की थी एक्सटेंडेड फैमिलीज क्या होती हैं, एंड देन हमने बियॉन्ड द फैमिली भी डिस्कस किया था टॉपिक। एजुकेशन अगला कल्चरल फैक्टर था, सोशल फैक्टर था जिस पे हमारी डिस्कशन हुई थी। हमने लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन पे बात की जब एजुकेशन की बात कर रहे थे, और हमने बात की थी कि इम्पैक्ट क्या है कंज्यूमर्स पे और एम्प्लॉयज पे एजुकेशन का। हमने एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम भी देखा था। आज भी हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि मोनोक्रोनिक वर्सेस पॉलीक्रोनिक, क्या मोनोक्रोनिक क्या होते हैं और पॉलीक्रोनिक काइंड ऑफ पीपल कौन से होते हैं। कल्चर्स एंड टेम्पोरल ओरिएंटेशंस के ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी। वर्क एंड लेयर टाइम के ऊपर भी हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी अपने, जब हमने कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस के बारे में बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हॉफस्टेड मेजर्स ऑफ कल्चर भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पावर डिस्टेंस के बारे में बात की थी। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिज्म के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी के ऊपर हमने बात की थी। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होता है इस पे भी हमने डिस्कशन की थी। यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ हॉफस्टेड मेजर्स भी हमने डिस्कस किए थे। कल्चरल चेंज के बारे में अभी बात हुई थी, थोड़ा बहुत हमने उसको भी डिस्कस किया था। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन था इन कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस के चैप्टर में। हमने बात की थी कि फॉर्म ऑफ एड्रेसेस कैसे कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज वेरी करता है फ्रॉम वन कल्चर टू अदर। बॉडी लैंग्वेज कैसे वेरी करती है, उसके कैसे मीनिंग बदलता है। एंड इमोशंस कैसे कल्चर टू कल्चर उनकी एक्सप्रेशन वेरी करती है, चेंज होती रहती है। और हमारा डिस्कशन का पार्ट ये भी था कि कैसे लैंग्वेज की बैरियर पे कंट्रोल किया जाए, ओवरकम किया जाए, जिसमें हमने बात की थी ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम से। हमने ट्रांसलेटिंग एंड ट्रांसलेटर्स के बारे में बात की, ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और ये इस पे भी डिस्कशन हुई थी कि कौन सी लैंग्वेज को लर्न किया जाए, कौन सी लैंग्वेज सीखी जाए। अडेप्टिंग टू कल्चरल डिफरेंसेस के जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक फिनोमेना कल्चरल शॉक का भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की थी कि हम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे जब अपना ये टॉपिक कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस कवर करेंगे। उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट कल्चर इज एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर इफेक्ट मार्केटिंग। आप आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आप इस काबिल हो गए थे कि आप डिफाइन कर सकते हैं कल्चर क्या होता है एंड कैसे कल्चर के वेरियस कंपोनेंट इफेक्ट करते हैं मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज को। देन आप इस काबिल भी आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर हो गए थे कि आप एक्सप्लेन कर सकें डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन्स को, कौन कौन से रिलीजन है वर्ल्ड में, एंड कैसे इफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को, या मार्केटिंग कैसे इफेक्ट कर रही है रिलीजन को। देन
आई बिलीव के आप डिस्क्राइब कर सकते थे या कर सकते हैं कि कैसे फैमिली स्ट्रक्चर कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन वेरी करता है एंड उसका क्या इम्पैक्ट है मार्केटिंग के ऊपर. एंड यू शुड बी एबल टू इलस्ट्रेट वेज इन विच द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ कंट्री कैन अफेक्ट मार्केटियर्स. एजुकेशनल सिस्टम है क्या कंट्री का और कैसे अफेक्ट कर सकता है मार्केटिंग की एफर्ट्स को. You should be able to differentiate between monochronic, polychronic and kind of cultures and explain the 3 temporal orientations. ये भी हमने डिस्कस किया था. और objectives क्या थे? You should be able to list and describe Hofstad's 4 dimensions of culture, जो कि power distance थी, individualism versus collectivism थी, masculinity versus femininity थी, and uncertainty avoidance थी. आज भी हम कोशिश करते हैं कि इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लें. देन हमने बात की थी कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाई लैंग्वेज कैन बी इंपॉर्टेंट इन गेनिंग ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कल्चर. क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे हमें हेल्प कर सकती है किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने में. और यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेज ऑफ अडेप्टिंग टू कल्चरल डिफरेंसेस, कि कैसे कल्चरल डिफरेंसेस को उससे अडेप्ट किया जाए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया जाए टू दोज कल्चरल डिफरेंसेस. एटीट्यूड टुवर्ड टाइम हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन था ड्यूरिंग कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस. और हमने बात की थी कंट्री टू कंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम लोगों का चेंज होता रहता है. जैसे कि पोलैंड की बात करते हुए हमने कहा था कि वहाँ पे पीपल टेंड टू डू एवरीथिंग वेरी क्विकली. वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी काम किया जाए. अब कजाकिस्तान में ये कॉमन है कि लास्ट मिनट में भी मीटिंग को कैंसिल किया जा सकता है. लेकिन रोमानिया में स्ट्रिक्टली दे ट्राई टू ऑब्जर्व पंक्चुअलिटी. अब ये कुछ बिहेवियर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड टाइम. अब यूनाइटेड स्टेट्स में कल्चर वो जो है वो टाइम को मनी कंसीडर करते हैं, उसकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, इसके बारे में प्लान किया जाता है वाइजली, उसको कंट्रोल किया जाता है, कोशिश किया जाता है सेव किया जाए, और अपॉइंटमेंट्स और शेड्यूल को प्रिसाइजली मीट करने की कोशिश करते हैं. बट इन मैनी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह है, वहां पे टाइम को फॉलो नहीं किया जाता. और ऐसा बहुत रेयर होता है कि मीटिंग्स टाइम पे स्टार्ट होती हैं. अगर आप अमेरिकन है और सऊदी अरेबिया में मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए शौक होगा कि आप तो टाइम पे पहुंचे, लेकिन आपका सऊदी अरेबियन काउंटर पार्ट वो टाइम पे नहीं पहुंचा. तो कल्चरल शॉक नहीं होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कल्चरल डिफरेंसेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड टाइम ऑफ पीपल जो कि किसी और कल्चर के. देन हमने मोनोक्रॉनिक वर्सेस पोलोक्रॉनिक कल्चर्स की बात की थी और टेम्पोरल ओरिएंटेशन की बात की थी. हमने मोनोक्रॉनिक की बात करते हुए कहा था कि बहुत सारे कल्चर्स में लोग एक एक्टिविटी एक टाइम पे करते हैं, वो मल्टीपल थिंग्स नहीं करते. वो मोनोक्रॉनिक कल्चर्स होते हैं जहाँ पे आप एक वक्त में एक काम करना लाइक करते हैं. पॉलीक्रॉनिक कल्चर्स कौन से थे? वहां पे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट है मोनोक्रॉनिक से. एक टाइम पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैनेजर मल्टीपल टास्क कर रहा होगा, वो एक टाइम पे ईमेल के साथ साथ किसी से बात भी कर रहा होगा, हो सकता है साथ लंच भी कर रहा हो. सो वो पॉलीक्रॉनिक कल्चर है. टेम्पोरल ओरिएंटेशन भी कल्चर टू कल्चर चेंज होती है. कुछ कल्चर जैसे कि मैक्सिको ब्राजीलियन कल्चर है, वहां पे लोग प्रेजेंट में जीना लाइक करते हैं, वो लाइफ को प्रेजेंट में जीते हैं, इसलिए वो एंजॉयमेंट और इस तरह की चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं. दे डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर और पास्ट. उनकी कोशिश ये होती है कि अगर ज़िंदगी है, आज है, इसको इंटरटेनमेंट की बेस पे एंजॉय कर लिया जाए. लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं कल्चर, इनकी टेम्पोरल ओरिएंटेशन फ्यूचर है. इनकी कोशिश होती है कि अपने हाल को सेक्रीफाइस करके मुस्तकबिल को बना लिया जाए. ये आज काम करते हैं ताकि मुस्तकबिल को एंजॉय कर सकें.
अब कुछ कल्चर्स जैसे कि इजिप्ट वगैरह है, यूरोपियन है, मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स हैं, ये ज्यादा पास्ट ओरिएंटेड होते हैं एंड दे प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट अरब इसराइल वॉर जिसको खत्म हुए काफी साल हो चुके हैं, जो विच लास्टेड फॉर नियरली 30 years, अभी भी इसराइली कंपनीज पेनिट्रेट नहीं कर सकी इजिप्शियन मार्केट को. रीजन कि इजिप्शियन आज भी ये याद रखे हुए हैं कि इसराइलीज के साथ जंग हुई थी, हमें शिकस्त हुई थी. सो आज भी वो नहीं भूलते, दे लिव इन द पास्ट. ये कुछ डिस्कशन थी हमारे चैप्टर कल्चर एंड सोशल फोर्सेस में, जो हमने डिस्कशन अपने की थी. देन हमने होफस्टेड मेजर्स ऑफ कल्चर देखे थे, जिसमें हमने बात की थी पावर डिस्टेंस की. पावर डिस्टेंस में हमने कहा था कि इट इज द एक्सटेंट टू विच लेस पावरफुल पीपल इन अ कंट्री दे थिंक दैट पावर इज नॉट डिवाइडेड अमंग द पीपल इक्वली. वो एक्सेप्ट करते हैं पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत पावरफुल हैं, कुछ लोग और बहुत सारे लोग यहाँ पे पावरफुल नहीं हैं. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे पावर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, वो लोअर पावर डिस्टेंस होती है वहां पे, वो समझते हैं कि हम सारे इक्वल हैं. देन इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म की बात की थी हमने, और उस पर बात करते हुए हमने कहा था कि कलेक्टिविस्ट जो वर्ल्ड है वो व्यू करता है टू डिवाइड पीपल इनटू ग्रुप्स एंड आउटर ग्रुप्स. इनर ग्रुप्स आउटर ग्रुप्स में डिवाइड करता है. दे ट्राई टू वर्क टुगेदर, दे लिव कलेक्टिवली. वो हमेशा अपनी नहीं सोचते, सबकी सोचते हैं. अब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स वो सिर्फ अपनी सोचते हैं, लाइक इंडिविजुअलिज्म वहां पे ज्यादा होता है, इनफरादियत ज्यादा होती है, अपनी सक्सेस पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट होल. देन हमने बात की थी मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी पे, और हमने बात की थी कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो मोर मैस्कुलिन है ओवरऑल, वहां पे कोशिश की जाती है कि वो एसोसिएट असर्टिव हों, सक्सेस ओरिएंटेड हों, वो मैस्कुलिन है. और कुछ कंट्रीज फेमिनिन होते हैं जो मोडेस्टी और नर्चरिंग को अप्रिशिएट करते हैं. देन हमने अनसर्टेनिटी वर्ड्स की बात की थी कि ये स्टेट ऑफ बीइंग अनईजी और वरीड अबाउट व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर होती है, कि हमें पता नहीं होता क्या होगा फ्यूचर में, हम परेशान रहते हैं. जैसे पाकिस्तान में एवरीबॉडी यूजली अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर होता है कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, जॉब जा सकती है, जान जा सकती है. डेवलप्ड कंट्रीज में यूजली अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कम होती है, क्योंकि दे आर श्योर अबाउट द फ्यूचर एंड दे आर श्योर के हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लक को. बट यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है. ये हमारा कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस के चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था. देन हमने हमारा चौथा टॉपिक जो था, इट वाज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी क्लाइमेट, जिसमें हमने बात की थी चैप्टर आउटलाइन में, जब हमने डिस्कशन की थी कि होस्ट कंट्री एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट में हमने बात की थी कि पॉलिटिकल मोटिवेशंस कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं. नेशनल सोवरेनिटी एंड द गोल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन पे हमारी बात हुई थी. देन हमने नीड फॉर नेशनल सिक्योरिटी पे बात की थी. आफ्टर दैट हमने फॉस्टरिंग नेशनल प्रॉस्पेरिटी पे हमारी डिस्कशन हुई थी. एंड इनहेंसिंग प्रेस्टीज प्रमोटिंग आइडियोलॉजी पे हमने डिटेल में डिस्कशन की थी. हमने प्रोटेक्टिंग कल्चरल आइडेंटिटी, इस पे भी डिटेल में बात की थी. एंड होस्ट कंट्री प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर भी हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई थी. हमने होस्ट कंट्री या होस्ट गवर्नमेंट एक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था. होस्ट गवर्नमेंट एक्शंस के बारे में हमने जब बात की थी तो हमने गवर्नमेंट सब्सिडीज के बारे में डिस्कशन की थी. हमने ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की थी. हमने ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में बात की थी. हमने बायकॉट्स ऑफ फर्म्स एंड टेक ओवर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी. होम कंट्री पॉलिटिकल फोर्सेस को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें होम कंट्री एक्शंस के बारे में हमने बात की थी डिटेल में.
एंड होम कंट्री प्रेशर ग्रुप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने की थी। देन हमने इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लीगल फोर्सेस को डिस्कस किया था, जिसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स रूल्स की हमने बात की थी एंड लीगल एवोल्यूशन के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। फिर हमने फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग रेगुलेटरी चेंज डिस्कस किया था और मैनेजिंग पॉलिटिकल रिस्क के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने पॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन रहा था एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की थी, जिसमें लोकल पार्टनर्स और मिनिमाइजिंग एसेट्स एट रिस्क के बारे में हमने बात की थी एंड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। कुछ टॉपिक्स हम सैलिएंट टॉपिक्स थोड़े बहुत आज भी ओवरव्यू उसका कर लेंगे इस लेक्चर में भी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे इस चैप्टर के थे पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी क्लाइमेट, वो कुछ ऐसे थे कि हमने बात की थी कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन and list the political motivations behind government actions that promote or restrict international marketing. You should be able to discuss specific government actions salient to international marketing such as boycotts and takeovers. You should be able to identify pressure groups that affect international marketing. And you should be able to list and compare the 4 basic legal traditions that marketers encounter worldwide. इसके साथ you should be able to cite examples illustrating how national laws can vary and change, and you should be able to differentiate between the steps involved in managing political risk and those involved in planning for regulatory change. हमने डिटेल पे इनके बारे में बात की थी, इन पे डिस्कशन की थी कि आप आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अचीव दिस गोल्स। हमने अपने इस चैप्टर में पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी क्लाइमेट के चैप्टर में सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस की थी। उसमें से एक था एटीट्यूड टुवर्ड्स रूल्स। जब ने मैं एटीट्यूड टुवर्ड्स रूल्स की बात की थी तो हमने इस पे डिस्कशन की थी कि दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं और हर कंट्री का सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स रूल्स नहीं है। कुछ कंट्रीज रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ कंट्री के सिटीजन दे नीड टू बी फोर्स टू फॉलो रूल्स। कुछ कंट्री के लोग खुश होकर फॉलो करते हैं रूल। जैसे कि इजिप्ट में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे तो उन्होंने सीट बेल्ट बांधने को कहा। बहुत सारे लोगों ने जस्ट इस वजह से सीट बेल्ट बांधा कि उन्हें फोर्स किया जा रहा था और उसके लिए उन्होंने चीप सीट बेल्ट परचेज करना स्टार्ट कर दी इंस्टेड ऑफ बाइंग गुड सीट बेल्ट, ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सके। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि हमें सिर्फ चालान से बचना है, फाइन से बचना है, इसलिए हम सीट बेल्ट बांधते हैं। वो खुश नहीं थे टुवर्ड्स फॉलोइंग द रूल। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें ह्यूमन नेचर ओरिएंटेशन कुछ की पॉजिटिव होती है सोसाइटीज की, और कुछ सोसाइटीज की ह्यूमन नेचर ओरिएंटेशन नेगेटिव होती है। अब जहां पे ह्यूमन नेचर ओरिएंटेशन पॉजिटिव है, इट इज सेड दैट कि वो ऑब्जर्व करेंगे रूल्स, खुशी से फॉलो करेंगे रूल्स को, और वो उन्हें मजबूर नहीं करना पड़ेगा आपको कि वो जबरदस्ती रूल्स को फॉलो करें। एंड दोज कंट्रीज वेयर ह्यूमन नेचर ओरिएंटेशन नेगेटिव है, वहां पे सिटीजन को आप फोर्स करते हैं, आप प्रेशर करते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती रूल्स को फॉलो कराते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री, वो HNO पॉजिटिव है, वहां पे वो लोग खुशी से खुद रूल्स को फॉलो करते हैं। यूके में भी खुशी से खुद रूल्स फॉलो किए जाते हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री में वहां पे डंडे के जोर पे रूल्स को फॉलो करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे HNO नेगेटिव सोसाइटी, ह्यूमन नेचर ओरिएंटेशन नेगेटिव है। ये एक हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी क्लाइमेट में। रेगुलेटरी चेंजेस से इंटरनेशनल फर्म्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इंटरनेशनल फर्म्स क्या करें, दैट वाज अ क्वेश्चन जिसको हमने आंसर फाइंड आउट करने की बात की थी। उसमें हमने बात किया था कि कंपनी जब फेस करती है रेगुलेटरी चेंजेस तो उसके पास 4 स्ट्रेटजीज होती है, उनमें से फॉलो कर सकती है, जिसमें अल्टर है, जिसमें आप गवर्नमेंट से बार्गेन करेंगे, गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे टू अल्टर इट्स पॉलिसी और एक्शन, कि वो अपनी पॉलिसी और एक्शंस को चेंज करें।
इस पे आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पॉलिसी जो कि बिजनेस के लिए नेगेटिव है उसको अवॉइड करे, उसको अबैंडन करे, ताकि आपके बिजनेस को बेनिफिट मिले। देन आप अवॉइड भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेटेजिक मूव्स की बेस पे, स्ट्रेटेजिक मूव की हेल्प से गवर्नमेंट के लॉज को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, उसके इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट के एक्शंस के इम्पैक्ट है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देन आपके पास एक्सीड का एक ऑप्शन होता है, कंपनी एडजस्ट कर सकती है अपने ऑपरेशन को टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। आप अपने ऑपरेशंस को चेंज करते हैं ताकि आप कंप्लाई कर सकें गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट से, गवर्नमेंट के जो कंडीशंस हैं उनसे। एंड एलआई भी है, आप कोशिश करते हैं किसी तरीके से अवॉइड करें गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज को, इनके गवर्नमेंट के एक्शंस को, बाय फाइंडिंग एलाई इन होस्ट कंट्री। किसी और कंट्री में एलाई फाइंड करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की बेस पे, आप कोशिश कर सकते हैं किसी तौर पे उसको अवॉइड करने की, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। देन हमने अपना चैप्टर नेक्स्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज ग्लोबल मार्केट्स। अपने चैप्टर नंबर 5 में हमने ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्लोबल बायर बिहेवियर को डिस्कस किया था। इसमें हमने सेवरल टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बायर्स था। देन कंज्यूमर मार्केट्स को डिस्कस किया गया, जिसमें कंज्यूमर की एबिलिटी टू बाय, कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमारे पार्ट ऑफ डिस्कशन था। देन हमने बिजनेस मार्केट्स को भी डिस्कस किया। बिजनेस मार्केट्स की डिस्कशन में हमने बिजनेस बायर्स की नीड्स को डिस्कस किया था, इलेबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था। देन हमने डेवलपिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स के ऊपर डिटेल में बात की थी कि कैसे डेवलप किए जाते हैं और क्यों डेवलप किए जाते हैं। देन मार्केटिंग टू ग्लोबल बायर्स के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी कि कैसे मार्केट किया जाए कोई प्रोडक्ट जो कि ग्लोबल बायर्स को टारगेट करे। गवर्नमेंट मार्केट्स को डिस्कस किया गया, जिसमें बाइंग प्रोसेस था। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डिस्कशन हुई। एंड ब्राइबरी एंड गवर्नमेंट मार्केट्स के ऊपर हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई थी अपने इस चैप्टर ग्लोबल मार्केट्स के, ग्लोबल बायर बिहेवियर के चैप्टर में। हमने कहा था कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर you should be able to list the factors that influence consumers' abilities to buy and explain how these affect various national markets. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंज्यूमर की एबिलिटी टू बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं और नेशनल मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। हमने मस्लो हायरार्की ऑफ नीड मॉडल को भी डिस्कस किया और ये कैसे अप्लाई होती है इन डिफरेंट कल्चर्स में। आज भी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे, इस पे डिटेल से हमारी बात हुई थी। हमने एग्जांपल्स थोड़ी सी डिस्कस की थी। हमने बात किया था यू शुड बी एबल टू गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ कंज्यूमर बिहेवियर इज सिमिलर अक्रॉस कल्चर्स एंड एग्जांपल ऑफ हाउ इट मे डिफरेंट फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर एक कल्चर में, कुछ कल्चर्स में तो सेम होता है, लेकिन कुछ कल्चर्स में ये आपस में इतना सिमिलर नहीं होता, डिसिमिलर होता है। इस पे हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। देन हमने बात की थी कि यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब सेगमेंटेशन ऑप्शंस फॉर कंज्यूमर मार्केट्स अब्रॉड, कि कैसे सेगमेंट करेंगे हम कंज्यूमर मार्केट्स को फॉरेन कंट्रीज में, उस पर हमने डिटेल में बात की थी। देन हमने बात की कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स वेरी इन बायर नीड्स एंड बिहेवियर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कैसे ये डिफरेंट है और कैसे वेरी करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हमने इस पे डिटेल से डिस्कशन की थी। इसके साथ कुछ और ऑब्जेक्टिव्स थे जो होपफुली आपने अचीव किए होंगे, जिसमें था कि यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल ग्लोबल बायर्स, क्या उनकी क्वालिटीज है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो डिफरेंट है फ्रॉम लोकल बायर्स है। Then you should be able to describe 5 screens a foreign firm must pass through to win government contracts. वो कौन सी 5 screens है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं इसको आज भी डिस्कस कर लें, कि जिससे
फर्म को पास करना पड़ता है, उनकी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू विन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को विन करने के लिए। और हमने कहा था कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्राइबरी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि रिश्वत का क्या रोल होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में विन करने में या लूज करने में। ये इस चैप्टर में हमने सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस की थी। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड को हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। मास्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी। उसने कहा था कि लोगों की नीड्स एक हायरार्किकल फैशन में होती हैं। एक नीड जब फुलफिल होती है तो कस्टमर की नीड दूसरी ओरिजिनेट कर जाती है, टेंशन क्रिएट करती है। उसने एक पिरामिड की फॉर्म में एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें सबसे बेसिक लेवल पे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स थी। उसने कहा कि सबसे पहले जो नीड ओरिजिनेट होती है वो आपके फूड, शेल्टर, वाटर, जो कि एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, वो होती हैं। अगर आपकी बायोजेनिक नीड्स ये फुलफिल होती हैं, देन आपकी सेफ्टी नीड्स ओरिजिनेट होती है, आपकी सिक्योरिटी की नीड्स ओरिजिनेट होती है। आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका फिजिकली प्रोटेक्टेड हो, इमोशनली प्रोटेक्टेड हो, आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड हो। देन जब आपकी ये नीड, प्रोटेक्शन या सेफ्टी की नीड फुलफिल होती है तो आपकी सोशल नीड ओरिजिनेट कर जाती है, जो कि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स हों, आपके चाहने वाले हों, आपके रिलेशनशिप्स हों लोगों के साथ, रिलेटिव्स हों, प्यार करने वाले हों। ये सोशल नीड होती है। जब सोशल नीड आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपकी स्टीम नीड, ईगो नीड ओरिजिनेट करती है। हियर यू वांट कि आपके लोग अप्रिशिएट करें आपको, आपका एक सोशल क्लास से आप बिलोंग करें, लोग आपकी तरफ रश की निगाह से देखें। देन ये नीड भी जब फुलफिल होती है तो फिफ्थ लेवल की नीड ओरिजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड में आप वो अचीव कर लेते हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप समझते हैं आप बने होते हैं। समटाइम्स आप अपने खुदा ताला को पा लेते हैं, आप नेक हो जाते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, तबलीगी जमात में चले जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आपने स्टेज अचीव कर ली, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी थी। आपने समझा कि मैं वो अचीव कर लूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद अचीव कर लिया। कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद होता है कि वो वर्ल्ड कप जीते। उनके लिए ये ज़रूरी है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनकी कैसे फुलफिल होगी जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। हमने डिटेल में मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के बारे में बात का था, बट ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। इसमें सेवरल फ्लॉज हैं। कुछ कंट्रीज में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों के बायोजेनिक नीड्स नहीं फुलफिल होती, फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं फुलफिल होती, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उन्होंने अचीव कर ली होती है। वो समझते हैं कि हम अपने खुदा के करीब हो गए। बेशक हमारे पास बहुत सारी माली हालात अच्छे नहीं है, हमारे दिन अच्छे नहीं है, लेकिन हमने खुदा ताला को पा लिया, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ हमने डिफरेंट स्क्रीन्स को डिस्कस किया था जो कि पास करनी पड़ती हैं फर्म्स को इन ऑर्डर टू विन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहले थी एलिजिबिलिटी स्क्रीन। आपको बिड करने से पहले आपको ये प्रूव करना है कि आप एफिशिएंट, मैनेजेबल हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि वो उन फर्म्स को निकाल दें जो कि स्मॉल हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी अपनी शो करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि आप अपनी बिडिंग फी या कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने से पहले आप फी सबमिट करें, बिडिंग फी, जो कि मिलियंस में भी हो सकती है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड में हो सकती है। जब आप ये कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन आपकी प्रोसीजरल स्क्रीन होती है। आपको ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को फुलफिल करना होता है। इस लेवल पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स को फिल करना होता है, आपको रिक्वायरमेंट्स फुल करनी है। देन लिंकेज स्क्रीन होती है। इसमें आप लोकल सप्लायर्स और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो लोकली आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। आप पार्टनर फाइंड करते हैं जिसके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं। देन आपकी कंपैटिटिव स्क्रीन होती है। आप कंपैटिटिव प्राइस पे, अपनी फर्म की रेपुटेशन की बेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, कल्चरल सेंसिटिविटी की बेस पे आप दिखाते हैं कि वी आर वेरी कंपैटिटिव, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
देन इन्फ्लुएंस स्क्रीन होती है, आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उन डिसीजन मेकर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो डेवलप प्रोवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टू द सक्सेसफुल बिडर, आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डिस्कशन का पार्ट था इन चैप्टर ग्लोबल मार्केट्स या ग्लोबल बायर्स बिहेवियर में। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर था रिलेटेड टू ग्लोबल कंपेटिटर्स। इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए थे वो ये थे कि हमने कहा था कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब वेज इन विच वन ग्लोबल कंपेटिटर कैन एड्रेस अदर, कैसे ग्लोबल कंपेटिटर दूसरे को डील करेगा। देन हमने बात की थी कि यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 बेसिक स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दैट लोकल फर्म्स कैन एम्प्लॉय in the face of competition from multinational firms, and explain how attitude towards competition have evolved differently in different cultures with the help of examples जो कि developing or developed country से related होंगी। And you should be able to note examples of how home governments can still support the global competitiveness of their firms despite the trend towards trade liberalization। हमने साथ ये भी बात की थी कि यू शुड बी एबल टू डिस्कस द मेजर कंपेटिटर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस ग्रुप एंड एक्सप्लेन हाउ दे डिफर फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, कैसे वो डिफरेंट है मल्टीनेशनल कंपनी से, और एक फर्म का कंट्री ऑफ ओरिजिन कैसे हेल्प कर सकता है, हर्ट कर सकता है ग्लोबल मार्केट प्लेस पे। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में था कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे ग्लोबल लेवल पे कंट्री ऑफ ओरिजिन हमें हेल्प कर सकता है। चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला जो था हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपटीशन पे, जिसपे आपको याद होगा हमने पढ़ा था ग्लोबल फर्म्स वर्सेस ग्लोबल फर्म्स या ग्लोबल फर्म्स वर्सेस लोकल फर्म्स, और कैसे लोकल फर्म्स स्ट्रेटजी बना सकती हैं इन ऑर्डर टू कम्पीट विद ग्लोबल फर्म्स। स्ट्रेटजीज फॉर लोकल फर्म्स भी हमने स्टडी किया था। देन हमने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर लोकल फर्म्स भी देखे एंड कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपटीशन देखा कि कैसे कंपटीशन की तरफ डिफरेंट कंट्रीज का एटीट्यूड है, जिसे हमने कंपटीशन इन यूरोप के बारे में डिस्कशन की थी। देन कंपटीशन इन जापान भी अंडर डिस्कशन था एंड कंपटीशन इन इमर्जिंग मार्केट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। हमने देन होम कंट्री एक्शंस एंड ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के ऊपर डिटेल में बात की थी। हमने आफ्टर दैट कंपेटिटर्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, बिजनेस ग्रुप्स एंड न्यू ग्लोबल प्लेयर्स के ऊपर बात की थी। एंड एट लास्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन एडवांटेज के ऊपर अच्छी खासी हमारी डिस्कशन हुई थी, जिसको हम कोशिश करते हैं कि आज भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। कंट्री ऑफ ओरिजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है उन प्रोडक्ट्स के लिए जहां पे ये कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो बाय करेंगे प्रोडक्ट, अगर वो किसी स्पेसिफिक कंट्री की बनी हो, बिकॉज उस कंट्री की एक्सपर्टीज, उस कंट्री का नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड, दैट काइंड ऑफ गुड बहुत अच्छा होता है। लाइक जर्मन कार्स फेमस है, ग्रीस की डेयरी प्रोडक्ट्स फेमस हैं, चीज वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फेमस हैं जापान के, परफ्यूम्स, वाइन्स, शैंपेन वगैरह फेमस हैं फ्रांस की, गाड़ियां जर्मन फेमस है, टेक्नोलॉजी फेमस है यूएसए की, स्पोर्ट्स गुड्स पाकिस्तान के फेमस है। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे कंज्यूमर का डिसीजन अबाउट बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन दिस फैक्टर होता है कि वो किस जगह पे बनी है। सो इन दैट केस आपको हाईलाइट करना है कंट्री ऑफ ओरिजिन अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए, अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हुए। इसमें एथनोसेंट्रिज्म का एक कंसेप्ट है, जहां पे आप फेवर करते हैं हाई एथनोसेंट्रिक पीपल उस प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो उनकी लोकल मेड होती है। उनका सोचना यह होता है कि हम फॉरेन प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों को मिलेगी, और टैक्सेस अगर लोकल प्रोडक्ट बाय करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को मिलेगी, पैसा कंट्री के अंदर रहेगा, और ये पेट्रोटिक भी है, हुबुल वतनी का ये एक सबूत भी है। लो एथनोसेंट्रिक पीपल जो थे हमने डिस्कस किया था कि दे बाय
प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स फंक्शंस, नोट ऑन दिस के ये बनी है हमारे अपने मुल्क की या नहीं। सो मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स जहां पे एक्सपर्टीज बहुत रिक्वायर्ड होती है किसी कंट्री से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आप हाईलाइट करें उस कंट्री को। देन हमने ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर डिस्कशन की, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके कुछ ऐसे थे कि हमने बात की थी कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिसर्च प्रोसेस। वो कौन से स्टेप्स हैं? देन यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन चैलेंजेस पोज्ड बाय सेकेंडरी डेटा collection and those posed by primary data collection. You should be able to note cultural differences in marketing research and explain ways in which market researchers can adjust to them. You should be able to describe problems related to comparability of studies undertaken in different national markets. You should be able to explain the value of analysis by inference to global marketeers, and you should be able to note ways to monitor global competitors. You should be able to explain the requirements for global marketing information system. Several topics हमने डिस्कस किए थे अपने इस चैप्टर में, जैसे कि स्कोप ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च, challenges in planning international research, utilizing secondary data, collecting primary data, रिसर्च प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी जिसमें हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डेटा कलेक्शन वगैरह के बारे में हमारी बात हुई थी। देन कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा में हमने सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, प्रॉब्लम्स विद सेकेंडरी डेटा के ऊपर डिस्कशन की थी। कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में हमने डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्टिंग अ सैंपल, कलेक्टिंग द डेटा एंड अल्टरनेटिव्स टू सर्वे की बात की थी। कंपेयरिंग स्टडीज अक्रॉस कल्चर हमने इस पे डिस्कशन की थी। एनालिसिस बाय इन्फ्रेंस पे हमने बात की थी जब एनालिटिकल टेक्निक्स की बात की थी, जब एनालिटिकल टेक्निक्स में हमने डिमांड एनालिसिस एंड एनालिसिस बाय इन्फ्रेंस को डिस्कस किया था। आउटसोर्सिंग रिसर्च पे बात हुई थी। स्टडिंग द कंपटीशन वाज अनदर टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे से। एनवायरमेंटल रिव्यू एंड डेवलपिंग अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की थी जिसमें हमने आउटसोर्सिंग रिसर्च बात की थी। जब हमने बात की थी प्राइमरी डेटा क्या होता है और ये सेकेंडरी डेटा से कैसे डिफरेंट है, तो हमने बात की थी कि प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है, आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड अभी जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है उससे रिलेटेड कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा पहले से कलेक्टेड डेटा है जो कि आपसे रिलेटेड तो होता है लेकिन किसी और ने कलेक्ट किया होता है अपनी रिसर्च से रिलेटेड। हमने रिसर्च की बात की थी तो रिसर्च प्रोसेस में हमने कहा था कि ये स्टार्ट होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। देन इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। देन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज होता है एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट होता है। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा की बात करते हुए हमने बात की थी कि दोनों की कॉस्ट डिफरेंट होती है, प्राइमरी की कॉस्ट ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कॉस्ट कम होगी, लेकिन सेकेंडरी डेटा आपसे में भी रिलेटेड ना हो, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समटाइम चीप सेकेंडरी डेटा आपको मिल जाता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में हमने बात की थी, उसके लिए जरूरी है कि पहले आप डेवलप करें रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो कि क्वेश्चनर की फॉर्म में होता है। क्वेश्चनर जब आप डेवलप करते हैं उसमें जरूरी है कि आप उसकी ट्रांसलेशन वगैरह के ऊपर फोकस करें, समटाइम्स ट्रांसलेशन के एरर हो जाते हैं। देन हमने सैंपल की सिलेक्शन की बात की थी कि पॉपुलेशन अगर ज्यादा है आपकी बड़ी है तो आप सैंपल भी बड़ा रखेंगे। एंड कलेक्शन ऑफ डेटा पे हमने बात की थी, आप थ्रू टेलीफोन, थ्रू इन पर्सन सर्वे, थ्रू माल इंटरसेप्ट, थ्रू फैक्स, थ्रू इंटरनेट, वेबसाइट्स और ईमेल आप अपने क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी आपके पास कॉस्ट है और कितनी आप में एक्सपर्टीज है। जब आपका ये हो जाता है तो तब आप एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हेल्प से एनालिसिस हो जाता है। अल्टरनेटिव टू सर्वे भी है, आपके पास फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यूज भी हैं, लेकिन वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। आप ऑब्जर्वेशन का भी यूज कर सकते हैं मेथड, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा चैप्टर ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेशन था, जिसमें हमने कहा था कि यू शुड बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 5 रीजंस व्हाई फर्म्स इंटरनेशनलाइज।
You should be able to differentiate between born global firms and other companies. You should be able to explain the difference between a standalone attractive market and globally strategic one. You should be able to cite the advantages and disadvantages of targeting developed countries, developing countries, on transitional economies. You should be able to list and describe the filters used for screening national markets, and you should be able to explain the pros and cons of choosing markets on the basis of marketing similarity. हमने कहा था कि अब जब इस चैप्टर में हम सेवरल टॉपिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें एक था इंटरनेशनलाइजिंग मार्केटिंग ऑपरेशंस, जिसमें हमने अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेंशन, परसुइंग पोटेंशियल अब्रॉड, फॉलोइंग कस्टमर्स अब्रॉड, एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंट मार्केट ग्रोथ रेट्स, ग्लोबलाइजिंग फॉर डिफेंसिव रीजंस, बोर्न ग्लोबल्स वगैरह हमने डिस्कस किया था. देन हमने ज्योग्राफिक मार्केट चॉइस को डिस्कस किया था, जिसमें टारगेटिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज, टारगेटिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, एक्सपेंडिंग इन ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, टारगेटिंग लीड मार्केट्स एंड मस्ट विन मार्केट्स डिस्कस किया था. देन कंट्री सिलेक्शन भी हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन थी, जिसमें हम स्क्रीनिंग प्रोसेस, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज, लिस्टिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, ग्रुपिंग इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह डिस्कस किया था. देन हमने सिलेक्टिंग अ ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने मल्टी डोमेस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड रीजनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था. आज की रिवीजन हम यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं. अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.